जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताया गया कि आज हम एफपीओ के बारे में बताने जा रहे हैं, और आप लोग भी अधिक से अधिक लोगों को बताइए, और एफपीओ के जितना भी हो सकता है 10 से अधिक लोगों किसानों को मिल करके आप लोग एफपीओ का समूह बताइए, और उसमें तमाम फ़ायदे जो हैं जो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, और वो उस चीज़ को आप जो है कि उसके फ़ायदों को आप लेके जाइए। उसमें जैसे कृषि यंत्र पे 80% का सब्सिडी, ऐसे ही लोन हुआ, करोड़ों तक का आपको इसमें आपको वो मिलने जा रहा है, जो क्या कहते हैं सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलने जा रही है। सरकार 2 एम्प्लॉयज़ देगी, ठीक है। तो यही है कि कृषि प्रधान देश बनाने के लिए भारत को एक मोदी सरकार की जो स्कीम है, और सीधे आपको बीच के जितने लोग थे सब हट जाएंगे, सीधे जो बेस्ट फायदा है वो आपको दिया जाएगा, और बाकी का हमारे उपेंद्र द्विवेदी सर इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। आप लोग यहाँ पर आए, आज हम यहाँ ये जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ये एफपीओ है क्या वास्तव में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, किसान उत्पादक संगठन। इसमें क्या होता है, जैसे अभी तक आप क्या करते थे, अलग अलग खेती करते थे। अब क्या है, सरकार की ये प्लान है आगे का उनका कि आप अपनी एक खुद की कंपनी बनाएं। जैसे शेयर बाज़ार आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें कि आपके पास शेयर, कोई कंपनी बनती है तो उसमें कई सारे लोग मिलके बोर्ड डायरेक्टर बनता है, कोई प्रमोटर बनता है, शेयर होल्डर होते हैं सारे। उसमें क्या होता है, शेयर खरीदना बेचना ये सारी चीज़ें होती हैं कोई कंपनी अगर बनती है तो। अभी क्या है, अभी सरकार ने किसानों की कंपनी बनाने के लिए ये प्लान किया है, किसान उत्पादक संगठन। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आप कम से कम 10 लोग हों, 10 लोग मिलकर कुछ पैसा थोड़ा बहुत जमा करके 1000 2000 जो भी आपके पास हो, इक्वल होना चाहिए, सबका शेयर पूरा इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर आप 1000 जमा करें 10 लोग मिलके, तो 1000 10 लोग मिलकर इकट्ठा करेंगे पैसा। उसमें क्या होगा, जो भी लास्ट में फ़ायदा होगा वो 10 लोगों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, वरना फिर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा ना बांटने में, फ़ायदे को बांटने में। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले इसमें सबसे पहले ये है कि आप 10 लोग इकट्ठा हों, आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन होना चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए, एक फ़ोटो, और एड्रेस पते के लिए आपके पास किसी एक सदस्य का बिजली का बिल होना चाहिए। जो भी कंपनी बनेगी वो उसी एड्रेस पे बन जाएगी, उसी पते पे बन जाएगी जिसने बिजली का बिल दिया होगा उसके पते पर। कंपनी का क्योंकि एक ठिकाना होता है, एक जगह होती है जहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश होती है, जहाँ पे कंपनी मतलब संरचना खड़ी होती है कंपनी की। तो उसमें 10 लोग मिलके शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे, 1000 मान लेते हैं हम कि 1000 जमा करेंगे। इतने डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोगों को, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का स्टेटमेंट, 3 चीज़ें ये चाहिए। इसके अलावा आपके पास खतौनी या खसरा खतौनी, जो भी लैंड का रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास ज़मीन का रिकॉर्ड होना चाहिए, और आप किसान होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसान नहीं है तो वो इसमें शामिल नहीं हो सकता है। कंपनी कैसे आप बनवाएंगे, कंपनी बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास ये पैसा होना चाहिए, करीब 20 से 25,000 या 30,000 रुपये सीए लोग लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो बैंक में कुछ लोग यहाँ से जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि सीए क्या होता है। सीए लोग रिपोर्ट बना के देते हैं, बैलेंस शीट या ये सब चीज़ें, या ऑडिट करते हैं कंपनी का। ऑडिट मतलब कि परीक्षण, लेखा करते हैं। इस तरह ये कंपनी बनेगी उनके थ्रू। उसमें क्या होगा जब कंपनी बनेगी, और हाँ, इसमें इन 10 व्यक्तियों में एक लेडीज़ का होना अनिवार्य है, एक कोई लेडीज़ सदस्य होना चाहिए। 5 लोग इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में कार्य करेंगे और 5 लोग प्रमोटर्स के रूप में कार्य करेंगे। इनकी संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये जब सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे जैसे आपका ग्रुप बढ़ता जाएगा, कंपनी बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे शेयर होल्डर बढ़ते जाते हैं, जैसे शुरुआत में हम एग्जाम्पल ले किसका, रिलायंस का लेते हैं। रिलायंस ने क्या किया था, शुरुआत में किसानों से थोड़ा थोड़ा पैसा, व्यक्तियों से पैसा थोड़ा थोड़ा लिया था, सबसे 10-10 रुपये ले लिए। जितने भी उनके लोग खरीदना चाहते थे शेयर, तो 10-10 रुपये सबसे लिए। 100 लोगों से लिए तो ये हो गया फिर करीब 10,000 रुपये। इसी तरह मतलब आपको देना पड़ा 10 रुपये, पर इकट्ठा हो गया उनके पास 10,000, बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो गया। तो ये सेम एफपीओ में भी आपको यही करना है। कई सारे लोग मिलके, अगर आपको पूरा फ़ायदा लेना है एफपीओ का, तो आप धीरे धीरे अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके पास अमाउंट थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे पर पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। और उसमें क्या होगा, जितने भी लोग आप इकट्ठा हैं, जितनी आपकी जो भी कंपनी है, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तो उसमें ये होगा
कि आप बल्क में बहुत सारी चीज़ें सरकार से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। जैसे इसमें है क्या, इसकी सहयोगी जो पार्टनर संस्थाएं हैं, क्रिबको, इफ्को, ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बेचती हैं खाद, सरकार की संस्था। जैसे सोसाइटी पे आप लेते हैं तो ये 300 कुछ, सपोज मतलब मान लेते हैं कि 300 कुछ का ये देती हैं, खाद की बोरी 300 रुपये की देती हैं। पर जब आप खरीदेंगे, डायरेक्ट खरीदेंगे सरकार से, तो वो आपको कम से कम 25 से 30 रुपये और छोड़ेगी, क्योंकि आप उसमें तब रजिस्टर्ड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और तब आपको क्या होगा, तब वो आपको 275 रुपये या 270 रुपये का ही खाद मिल जाएगा। और आप क्या करेंगे, आप 200 लोग हैं तो 200 बोरी आप खरीदेंगे, बल्क में खरीदेंगे, बड़ा ऑर्डर देंगे, तो उसमें ये होगा कि आप फिर 30 रुपये वो आपका बच जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, आपको जब आप जाएंगे सीए के पास तो वो एक जीएसटी बनाएगा। सबसे पहले जीएसटी बनाएगा, जिससे कि कंपनी के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जितने भी सदस्य हैं उनकी एक छोटी सी वीडियो फोटो चाहिए, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है छोटी सी, यहीं बैठे बैठे हो जाएगा आपके फ़ोन से ही, या व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए। आप सीए से आपको मुलाकात करनी होगी, और कुछ दिनों के बाद, जैसे 3 महीने 6 महीने के बाद, जैसे कंपनियों का ऑडिट होता है कि आपका कितना टर्नओवर हुआ, कितना आपके पास आया और कितना आपके पास गया, बिजनेस प्लान जो है, इस तरह जिस तरह बिजनेस चलता है वास्तव में। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे एक तो हमने ये जान लिए कि आपको अगर बीज चाहिए तो बीज आपको बल्क में मिल जाएगा और सस्ता मिलेगा, बाकी जगह से सस्ता मिलेगा। फिर क्या है, आपको खाद मिल जाएगी सस्ती, और जो कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर अगर आपको चाहिए तो उसकी सब्सिडी 80% सरकार देती है, और कंपनी बनने के बाद आप दूसरे दिन से आप ले सकते हैं ट्रैक्टर। कोई भी बैंक आपको इशू कर देगी, या जहाँ पर आपकी कंपनी का अकाउंट होगा, जहाँ आप खुलवाएंगे वहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपने धान पैदा किया अभी रिसेंट में, और उसका एमएसपी क्या था, 1800 कुछ था, पर बिक रहा था वो कितने में, 1900 ऐसे, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप जितना अपना धान इकट्ठा करेंगे पूरी कंपनी मिलके, जैसे आपने 100 मान लेते हैं, 100 कुंटल आपने, 100 कुंटल आपने, 100 कुंटल आपने, इस तरह 1000 मान लिया कि 10 लोग हैं तो 1000 कुंटल हो जाएगा। तो उसमें यह है कि आपको फिर बिचौलियों को नहीं बेचना है, आपका धान फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपका धान खरीदेगी, और कितने में खरीदेगी, 1800 में ही खरीदेगी। तो आपकी इनकम में से ही वो डबल हो गई, उसमें आपको फिर 1000 में 900 में नहीं बेचना है, 1800 में ही जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, धान का सीजन हो तो धान, मेंथा का हो मेंथा, और गेहूं का हो गेहूं, ये आप खरीद सकते हैं जैसे यहाँ पे ये बहुत सारे बाड़े वाले खरीदते हैं। उसके लिए अलग से आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, आपकी कंपनी है, आप खरीद सकते हैं कहीं पर भी, जहाँ आपका एड्रेस हो या जहाँ आप सुविधा हो आपकी, वहाँ पर आप कांटा लगाकर जैसे बाड़े वाले खरीदते हैं इस तरह आप खरीद सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप धान तो खरीदते हैं मार्केट रेट से, जो भी मार्केट रेट इसमें चल रहा है 900 चल रहा है मान लेते हैं, खरीद लिया, जितना भी हम खरीद पाएँ, बिका हमारा कितने में, 1800 में बिका, क्योंकि वो सरकार का एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे कम में वो खरीदेगी नहीं। फिर क्या है, उसमें आपको 1.5% वो कलेक्शन चार्ज देती है, 1.5% आपको और देगी सरकार, कि आपने कलेक्ट किया है तो ये कमीशन देगी आपको सरकार। तो इस तरह इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा फिर जब आपकी कंपनी थोड़ा सा ग्रो करेगी, मतलब कि थोड़ा सा फ़ायदे में आएगी, पैसा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे आपके पास, तो जितना पैसा आपके पास लास्ट में होगा उतना ही पैसा सरकार आपके खाते में ट्रांसफ़र करेगी। और आप मान के चलिए अगर आपने 5 लाख इकट्ठा किया है तो 5 लाख पहले साल सरकार देती है, दूसरे साल अगर फिर आपका 5 लाख का टर्नओवर है, पूरा 5 लाख बैलेंस आपका जमा है, तो फिर 5 लाख आपको दे देती है तीसरे साल। इस तरह 15 लाख रुपए वो आपको देती है सरकार, 3 सालों में 15 लाख देती है। अब इसे आप बांट सकते हैं कई तरह से, जो भी आपका शेयर होल्डर वाला जो रेशियो है आपका, जैसे 1000 सबने दिया है तो मतलब सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हैं, तो उसमें आप बांट सकते हैं अपने अपने हिसाब से। इसके अलावा आपकी कंपनी में एक CEO की पोस्ट होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो उसकी पोस्ट के लिए क्या होता है, आप अपने में से कोई आदमी अपॉइंट करते हैं, जो भी आप जिसे भी आप चाहें कि ये आदमी हमारे लिए सही है, उससे आप अपॉइंट कर सकते हैं अपने उसकी देखभाल के लिए, कि हमारी कंपनी का ये लेखा है, ये जोखा है, ये आय व्यय, ये सारी चीज़ें लीड करने के लिए ये आप कर सकते हैं। उसका पैसा करीब 22,000 रुपये उसकी सैलरी होती है, और वो सैलरी देती है नाबार्ड, वो आपको अपने पास से नहीं देनी है, वो नाबार्ड देती है। तो आप कुल मिला के 10 लोग आप और एक आपका 11वां कोई और जाने वाला आपका कोई भाई किसान, वो आपका CEO बन जाएगा और उसको 22,000 रुपये हर महीने सैलरी देगी
वो गवर्नमेंट देगी, वो आपको नहीं देना है। तो इस तरह आप 11 लोग कुल मिला के बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब आपकी कंपनी और बढ़ती जाएगी तो इसी तरह के और कई सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे यहाँ पे। इसमें आप क्या कर सकते, हाँ एक चीज़ और होनी चाहिए कि इसमें आपको जितने भी 11 सदस्य हैं उनका ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए आपस में। एक ही घर के 11 लोग नहीं बन सकते हैं, आपस में उनका कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। सभी लोग अलग अलग घर से होने चाहिए, अलग अलग, जिससे कि ये हो कि हाँ सभी लोगों को फ़ायदा मिला। ऐसा नहीं कि एक ही घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए। एक लेडीज़ आपका होना चाहिए, उसमें कंपलसरी है। इसके बाद जब आपकी कंपनी बन जाती है तो आपको जो जिले पर एक संस्था है CBBO, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको आपको सूचना भेजनी होती है कि हमारा एक FPO, हमारी एक कंपनी का गठन हुआ है और आप ऐसा करें, इसकी सूचना सरकार को दें। तब क्या होता है, जो भी आपका सब्सिडी, इसमें 3 तरह से आपको पैसा मिलेगा, 3 तरह से पैसा इसमें आपको मिलेगा। पहली चीज़ तो है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब ये है कि पहले पैसा आप लगाते हैं, जैसे आप गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, शुरुआत में आप पैसा देते हैं, फिर बैंक के खाते में आपके कुछ पैसा सरकार वापस करती है। दूसरी फॉर्म है इसमें, एक है ग्रांट। ग्रांट का मतलब है अनुदान, वो पैसा सरकार आपसे लेती नहीं है, वो आपको दे ही देती है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो इसमें और तो आप पूछ सकते हैं। कंपनी बनाने के लिए आपके पास, अगर आप चाहें तो यहाँ से जुड़ सकते हैं, या अगर आप अपना 10 लोग कहीं पे इकट्ठे हो जाएं तो आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। पैसा आप अपने पास जमा करिए, नहीं अकाउंट में शुरुआत में आपको नहीं जमा करना है। शुरुआत में आपको पैसा अपने पास जमा करना है। 10,000 रुपये से कुल मिला के 25 से 30,000 उसमें खर्च आएगा कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने में, CA के माध्यम से। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है लखनऊ में, बाराबंकी में, कई जगह मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे ऑफिस हैं। हाँ तो वहाँ पे बाकी कुछ लोग जो बैंक से जुड़े हों जानते होंगे। हाँ तो हम जानते हैं, तो उनके थ्रू आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसमें करीब वो आपसे 25 से 30,000 खर्च आएगा, वो लेंगे आपसे। फिर क्या होगा, आपका एक अकाउंट खुल जाएगा, कंपनी का अकाउंट खुलेगा, उसमें आप पैसा, हाँ कंपनी के अकाउंट में आप पैसा रखेंगे, जो भी पैसा होगा। फिर जब भी आपको ख़रीदना होगा बीज या खाद या पानी के लिए पैसा चाहिए या ट्रैक्टर आपको चाहिए तो 80% सब्सिडी सरकार देगी, बाकी तुरंत मिल जाएगा दूसरे दिन आपको। इसी तरह और भी अगर कोई यंत्र आपको चाहिए, जैसे धान निकालने, वो गेहूं निकालने वाला थ्रेसर या जुताई करने वाला हल, वो भी आपको सरकार दे देगी। उसमें भी 80% वही देगी, सरकार देगी आपको, बाकी पैसा आपको नहीं लगाना पड़ेगा, 20% पैसा ही आपको लगाना पड़ेगा। और इसमें यह है कि अगर आप लोग अलग अलग, और हाँ एक चीज़ ये भी है कि जैसे आपने सुना होगा कि एक जिला एक उत्पाद एक योजना चल रही है सरकार की। जैसे मुरादाबाद में वो पीतल वाला सामान बहुत फेमस है, फिरोजाबाद में चूड़ी बहुत फेमस है। तो ऐसे सरकार भी प्रमोट कर रही है कि जहाँ चूड़ी फेमस है तो चूड़ी मतलब उनकी हम विदेशों तक बिकवाएंगे, फेमस कर देंगे उनको कि फिरोजाबाद में चूड़ी बहुत ही मशहूर है। इसी तरह FPO में भी एक चीज़ है। FPO में क्या है, इसमें एक FPO एक उत्पाद सरकार प्रमोट करेगी। जैसे आप मेंथा उगा रहे हैं अगर आप लोग, तो मेंथा आपका सरकार खरीदेगी और प्रमोट करेगी कि ये FPO मेंथा के लिए बहुत फेमस है। अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, आलू भी उगा सकते हैं, शिमला मिर्च। और एक चीज़, बीच बीच में आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिला उद्यान अधिकारी और बहुत सारे इसी तरह की संस्थाएं हैं, उनके यहाँ आपको भेजा जाएगा, सरकार बुलवाएगी, आप जाएंगे, उनके यहाँ सीखेंगे सारी टेक्निक, कैसे खेती करनी है, कैसे क्या करना है, क्या टेम्परेचर चाहिए, कौन सी खाद पड़नी है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। वो जनरल वाली खेती है वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। इनका मतलब है कि अब आप थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो और इस तरह खेती करें जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो, अगर आपको कुछ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है कंपनी एक्ट 1956 में, कंपनी एक्ट 1956। बाद में इसका संशोधन हुआ है 2014 में, तो उसके थ्रू ये बनाया गया है। इसमें आपको जो भी आपकी जो खरीद वाली समस्याएं हैं कि आपका धान नहीं बिक पा रहा है, आपका गेहूं नहीं बिक पा रहा है, ये सारी समस्याएं सरकार खत्म करेगी, वो खुद आपसे लेगी। इसके अलावा आपको जो भी नया, बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं, जैसे नई टेक्निक, एक श्री आई थी धान की खेती के लिए टेक्निक, सरकार ने बहुत पॉपुलर करवाया लेकिन वो चल नहीं पाई ज़्यादा। तो उसमें क्या था, एक छोटा सा यंत्र था हाथ से गुड़ाई करने वाला, 3 पौधे साथ में रोपे जाते थे एक लाइन में, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के। तो वैसी नई नई तकनीकें आती हैं
जो सरकार कहीं विदेशों फैलाती है, जैसे मान लेते हैं इजराइल में, तो इजराइल में क्या है, वहाँ पे सब्जी की खेती बहुत फेमस है। क्या है, पानी नहीं है उनके पास, तो पानी के लिए क्या करते हैं, समुद्र का पानी फिल्टर करते हैं, उसके बाद पानी की जो फव्वारें छोटी छोटी होती हैं वो मशीन लगाते हैं, बहुत कम पानी में अच्छी खेती करते हैं वो। और सब्जी मतलब उगाते तो हैं ही, एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों में भेजते हैं। तो इसी तरह की नई नई तकनीकें भी आपको बीच बीच में सिखाई जाएंगी। बाकी अगर किसी की कोई समस्या है तो पूछ सकता है। अगर आप, हाँ, अगर आप चाहें तो बाद में भी यहाँ से संपर्क कर सकते हैं।